भाई और बहनों, टू दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स फॉर द आईसीएससी बोर्ड, जिसमें हम लोग टॉर्क के ऊपर जो आपका पहला चैप्टर है वो बिगिन करने वाले हैं। फोर्स के ऊपर है इनफैक्ट वो पहला चैप्टर। और ये इनिशियली मैं नहीं बनाने वाला था, बट देन आई सॉ कि क्या घटिया प्रकार के वीडियोस पड़े हुए हैं ऑनलाइन। किसी ने एक लेक्चर में पूरा चैप्टर निपटा दिया है, कोई जो है 15 मिनट में एक यूनिट निपटा रहा है। तो पता नहीं साल भर क्यों हम लोग लगाते हैं 12 चैप्टर्स के लिए। तो बेसिकली मतलब जो टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, दिस आई थिंक दे सीम टू थिंक इट इज वेरी इजी, तो बहुत ही जल्दी निपटा रहे हैं। कोई कारण नहीं बता रहा है, सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं। एवरी वन इज फोकस्ड ऑन कि पूछा क्या जाता है। तो पूछा क्या जाता है ये सिर्फ क्योंकि पूछा बहुत लिमिटेड चीजें जाती हैं, इस वजह से क्या समझोगे ही नहीं चीजों को, बगैर समझे आगे बढ़ जाओगे, तो वो तो नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करा जाए, डिटेल में पूरा समझाया जाए जो डेफिनेशन है वो क्यों डेफिनेशन है, और एक सीरीज बनाई जाए क्लास 10th फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो पहली बात, कुछ चीजें जो हैं अब कोर्स में नहीं है, तो उसमें आप चिंता ना करना। हो सकता है कि आपने बुक्स अभी तक ना खरीदी हो, ना पता हो कि क्या क्या चीजें कोर्स में है नहीं है, अलग अलग जगह गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं वो अब कोर्स में नहीं है। तो पास्ट ईयर अगर क्वेश्चंस भी तुम उठा करके देखोगे, उसमें फोर्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं तुम्हें, जो कि अब 9th के सिलेबस में जा चुका है। जैसे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी हो गया। फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन हो गया। लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपकी पूरी अच्छी खासी लंबी कहानी है जो कि 9th में पढ़ चुके हो तुम, यूनिट्स वगैरह हो गया। फिर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वगैरह हो गया। तो ऑल दिस हैज बीन कवर्ड इन क्लास 9th एंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ योर क्लास 9th सिलेबस। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन से हम लोग भी शुरुआत करते हैं। ये आपको अपने बुक्स में मिलेगा फर्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ मोशन दैट वी स्टडी। इसमें दो टाइप के मोशन दे रखे हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन दे रखा है, और वैसे मोशन को कैरेक्टराइज करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि कोई पीरियोडिक मोशन है, कोई नॉन पीरियोडिक है, कोई ट्रांसलेशनल है, कोई रोटेशनल है। तो ऐसा नहीं है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ये सब 4 कैटेगरी है मोशन को कैरेक्टराइज करने की। नहीं, जैसे इंसानों को कैरेक्टराइज करने की कई प्रकार की कैटेगरीज हो सकती हैं। बेस्ड ऑन व्हाट बेसिस आर यू डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पीपल? यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यू कैन से दीज आर मेल्स, दीज आर फीमेल्स। यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से हाइट, कि ये जो है 5 फीट 6 इंच से ऊंचे लोग हैं, ये 5 फुट 6 इंच से नीचे से कम हाइट वाले लोग हैं। यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। दैट डज नॉट मीन कि अच्छा 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक लंबे, एक नाटे, एक लड़का, एक लड़की। ये ऐसे 4 प्रकार तो नहीं बोल सकते। तो वो कंफ्यूज ना होना, कई बुक्स इस चीज को भी कंफ्यूज करती हैं कि एक आध बुक्स में मैंने देखा है कि ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ऐसे दे रखा है। नहीं, ये नहीं होता है। तो बेस्ड ऑन द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, ये 2 कैटेगरी होती है टाइप्स ऑफ मोशन की, जिससे हमें ज्यादा मतलब है। रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें फिर से पिछले साल तक जो मैंने बुक्स देखी थी उसमें ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर जो डेफिनेशन थी दैट वाज हाईली इनकरेक्ट। ट्रांसलेशनल मोशन को उन्होंने कंफ्यूज कर रखा था रेक्टिलिनियर मोशन से। तो मैं आपको सही डेफिनेशन बता दे रहा हूं, अब देख लेना इस साल क्या है बुक्स में, सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ट्रांसलेशनल मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी such that all particles of the body
have a path of the same shape. इन सबका जो पाथ है वो सेम शेप का होने वाला है, बस, और कुछ इसमें लिमिटेशन नहीं है। ये दो प्रकार का हो सकता है, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर माने ये होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन, और कर्विलिनियर जिसमें जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है वो स्ट्रेट नहीं है, बट a particle which is a body which is undergoing curvilinear motion might still be undergoing translational motion as long as each particle of the body is undergoing a path which is exactly identical to every other particle. What do we mean by that? We mean कि suppose ये एक मार्कर है, ये मार्कर जो है ऐसे अगर मैं लेकर के जाऊं, ये अगर मैंने ऐसे फेंका, तो जब ऐसे फेंका मैंने, तो देखो इसका जो पाथ था और ये बॉटम का जो पाथ था, हर एक पार्टिकल का पाथ का जो शेप है वो सेम था। तो एज लॉन्ग एज ये शेप सेम था, सपोज ये है मार्कर मेरा, ठीक है, एज लॉन्ग एज ये शेप, ये शेप, ये शेप बस ऊपर नीचे हैं, लेकिन शेप एग्जैक्टली सेम है ऑफ देयर पाथ्स, तो फिर ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन आपका सिंपली यही होता है। क्यों इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू विल स्टडी इन क्लास 11 जब सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ोगे डिटेल में। सेंटर ऑफ मास वैसे टॉपिक है अभी 10th में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं, क्या बहुत बड़ा एक फायदा है ऐसे डिफाइन करने का, वो 11th में डिटेल में आप पढ़ोगे। बहरा रोटेशनल पे आते हैं। तो रोटेशनल मोशन is the motion of a body such that each particle of the body undergoes circular motion। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन इज फॉर अ पॉइंट पार्टिकल, ठीक है, तो हर पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सही पढ़ते हैं, रादर देन स्टडिंग एन इजियर डेफिनेशन विच इज रॉन्ग, लेट्स स्टडी द करेक्ट डेफिनेशन विच माइट बी डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट है तो इस वजह से क्योंकि नहीं पढ़ा है तुमने अभी तक, अभी पढ़ लो समझ में आ जाएगा, नो लॉन्गर डिफिकल्ट। तो क्या कह रहा है, इज द मोशन ऑफ अ बॉडी सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन। हर पार्टिकल जो है, सपोज कोई भी ऐसा बॉडी है, इसमें एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी जो है घूम रही है। तो अगर हर एक पार्टिकल तुम देखो, ये पार्टिकल जैसे देखा तुमने, तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कल पे मूव करेगा। ये दिख रहा है, जैसे जैसे ये पत्थर घूमेगा या जो भी बॉडी है ये घूमेगी तो ये सर्कल पे मूव करेगा। कोई और पार्टिकल अगर तुम देखो, सपोज ये पार्टिकल तुमने देखा, तो ये एक दूसरे सर्कल पे मूव करेगा, ये यहां से ऐसे मूव करके आएगा ज्यादा बड़े रेडियस पे, ठीक है। ऐसे हर पार्टिकल एक रेडियस पे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ठीक है, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हमारा क्लियर है। मोशन ओवर सर्कुलर ईच पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन। फिर आगे देखते हैं, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो उसका प्लेन है, जो सर्कल है, सर्कल का एक प्लेन होता है। जैसे अगर ऐसे सर्कल है तो वो इस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ऐसे सर्कल है तो वो इस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है। भाई ऐसा सर्कल मैं इस बोर्ड पर थोड़ा नहीं बना सकता हूं, ये ऐसे मैं बनाऊं क्या, ऐसे है क्या बोर्ड तो ऐसे, तो ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है। तो ये कह रहा है कि जो प्लेन है बॉडी के सर्कुलर मोशन का, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्लेन अगर ऐसे है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे।
ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए। तो प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से क्या मतलब है, यहां पे आप ये समझो कि इन द सेम टाइम सारे पार्टिकल सेम एंगल कवर करें। मतलब कि जब कोई बॉडी ऐसे रोटेशनल मोशन कर रही है, थोड़ा इसका टॉप व्यू लेते हैं और एक सिंपल बॉडी लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो सपोज एक ये रॉड है, रॉड यहां पे ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। इसको कई लोग पिवट बोल देते हैं, पर पिवट जो है बहुत ही लिमिटेशन वाला टर्म है। एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम याद रखो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हें कभी गलत कॉन्सेप्ट नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पे अगर फिर से दो पार्टिकल्स में लू, एक पार्टिकल ये है, ये ऐसे जाएगा, करेगा ना ऐसे मूव सर्कल में, और एक पार्टिकल ये है, ये ऐसे जाएगा। तो अभी तक बाकी दोनों कंडीशन अपनी पूरी हो रही है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं दोनों पार्टिकल, हाँ जी कर रहे हैं। प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर है बोर्ड का प्लेन। ये देखो, अगर तुम ये बोर्ड अगर ऐसे है और ये लाइन अगर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हटा देते हैं, ये ऐसे ऐसे देखो 90 डिग्री बन रहा है। ये जो 90 डिग्री बन रहा है, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, दैट इज व्हाट वी कॉल कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक, विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से मतलब है कि सेम टाइम में जितना एंगल ये कवर करे उतना ही एंगल ये कवर करे। तो देखो, डिस्टेंस ये कम चलेगा ये ज्यादा चलेगा उससे मतलब नहीं है, जो एंगल है वो दोनों सेम चलेंगे तभी रोटेशनल मोशन हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ये भाई साहब यहां पहुंच गए और ये अभी तक यहीं पहुंचे, तो रॉड टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ जाएगी। हो सकता है ऐसा मोशन पॉसिबल हो, लेकिन वो मोशन रोटेशनल नहीं कहलाएगा। रोटेशनल मोशन वही होगा जब ये रॉड एज इट इज, रॉड में जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है वो नहीं चेंज हो रहा है। तो वो अगर नहीं चेंज होना है तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अपने को चाहिए। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से क्या मतलब है कि सेम टाइम में सेम एंगल कवर करे सारे पार्टिकल्स। मतलब कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचे उतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचे। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पर एंगल दोनों सेम कवर करेंगे। जितने टाइम में ये यहां से यहां गया उतने टाइम में ये यहां से यहां गया। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर दोनों एंगल सेम कवर कर रहे हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। ट्रांसलेशनल मोशन is the motion of a body such that all particles of the body have the same have a path of the same shape। तो शेप जो है सेम होना चाहिए सबका। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड टू डू प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये जल्दी नहीं होता ट्रांसलेशनल मोशन। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है। तो over the course of your studies in physics, what we are going to do is we are going to study translational motion separately, rotational motion separately, and then we are going to combine them। तो rotational motion में axis rotation fix होता है, translational motion में कोई axis of rotation नहीं होता है। पर अगर usually तुम कोई body लो और उसे फेंको तो ना वो rotational कर रहा होगा ना translational कर रहा होगा। एक कोई मैं typical body लेकर के आता हूँ। तो ये एक बॉडी है अपने पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। दिस इज अ कम्प्लीटली फिल्ड वाटर बॉटल, ठीक है। पानी पूरा इसमें भरा हुआ है ताकि थोड़ा सा वेट हो, विस्कोसिटी वगैरह तक इफेक्ट न डाले। और ये मैं आपको फेंक के दिखा रहा हूँ कि यूजुअली जब तुम इसे फेंकते हो तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली अब देखो थोड़ा सा रोटेट कर ही गया ये मिड एयर। मतलब पूरा ये पाथ जो है आपका ऐसे नहीं जा पाएगा कि सबका पाथ जो है आइडेंटिकल हो। यूजुअली क्या होता है, थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ। तो इस केस में आपने देखा कि ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, पर ट्रांसलेशनल मोशन एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। इसके हर एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो हाँ आगे बढ़ रहा है, और रोटेशनल मोशन जैसा भी कुछ कर रही है। आगे बढ़ते बढ़ते ये जो है मूव भी कर रहा था, रोटेट भी कर रहा था, वो आपने देखा होगा। तो ऐसे केस जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यूजुअली इन नेचर व्हेन बॉडीज मूव दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्यों नहीं कह सकते सिर्फ इसे,
क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है। यहाँ पे मैं ये बताना भी भूल गया था कि ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है इसका क्या डेफिनेशन होता है, दिस इज अ फिक्स्ड लाइन विच मे और मे नॉट बी इनसाइड द बॉडी, और उसके अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो अबाउट अ फिक्स्ड लाइन यहाँ पे डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो इतना ही है टाइप्स ऑफ मोशन में, ये नोट डाउन कर लो। तो फिर हम लोग अब आगे कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो यहां पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। और जहां पे भी मोमेंट शब्द आपको लगा हुआ मिलेगा तो हमेशा उसका ले दे के मतलब होगा पर्टेनिंग टू या रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। तो यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि फोर्स का कितना इफेक्ट होता है रोटेशन में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एक और नाम है विच इज टॉर्क। दिस whatever this quantity is the cause of rotational motion। अगर तुम्हें रोटेशन कराना है, रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में किसी बॉडी का चेंज लाना है, मतलब कि यू कैन स्टॉप अ रोटेटिंग बॉडी। एक बॉडी रोटेट कर रही है उसको रोकना है, एक बॉडी रोटेट नहीं कर रही है उसे रोटेट कराना है, उस बॉडी का स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज करना है, उस बॉडी का प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज करना है, ऐसी रोटेट करती हुई बॉडी को ऐसे कर देना है। तो ये सब के लिए तुम्हें टॉर्क चाहिए होता है। तो टॉर्क, दिस इज द कॉज ऑफ रोटेशन। तो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स। जो काम फोर्स का ट्रांसलेशनल मोशन में है वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में है। इसका यूजुअली जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग वो है टाउ। टाउ जो होता है दिस इज प्रोनाउंस्ड एज टाउ। ये ग्रीक लेटर है बिकॉज ऑब्वियसली वी वर आउट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, क्योंकि टी जो है थोड़ा सा डेंजरस है। टी से टेम्परेचर भी होता है, टाइम भी होता है, और टाइम वगैरह बहुत इसमें यूज होता है। तो हम लोग ग्रीक लेटर में चले गए। टाउ इज द पूर्वज ऑफ टी। जैसे बंदर हमारे पूर्वज, वैसे ये टी का पूर्वज है। ठीक, तो ये लेटर का प्रोनाउंसिएशन है। रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टॉर्क। ठीक है, इसको इसमें कंफ्यूज ना होना। जैसे लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा लेटर का नाम है, रिप्रेजेंट यूजुअली करता है वेवलेंथ। लैम्डा जो है वेवलेंथ की जगह पे यूज कर देते हैं हम लोग इक्वेशन में। तो प्लीज इसे कंफ्यूज ना करिएगा। ठीक है, ये लेटर का नाम टाउ है, रिप्रेजेंट ये टॉर्क कर रहा है। टॉर्क है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। दिस इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर द कॉज ऑफ रोटेशन, जो कहना चाहो। अब यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। सोचो ना, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग, सिर्फ फॉर्मूला आ जाएगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। तो पहले सोचेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशन, खुद हम लोग डिराइव करेंगे, डेवलप करेंगे फॉर्मूला, ताकि पूरा पूरा दिखे हमें। ये नहीं कि बस हाँ किताब में दिया इस वजह से मान लेते, गलत तो नहीं लिखेंगे किताब वाले, सही बात है, लेकिन तुम समझे कि नहीं, तो अभी तुम्हें समझना है। अच्छा, तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर तुम्हें देखना है या कॉज ऑफ रोटेशन देखना है तो एक बॉडी को हम लोग सेटअप कर लेते हैं जो कि रोटेट कर पाए। तो सपोज ये हमारी सिंपल सी बॉडी है, बाद में वो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बॉडी भी ले लेंगे। फिलहाल एक सिंपल सी बॉडी है दैट हैज एन एक्सेस ऑफ रोटेशन ओवर हियर। कोई जरूरी नहीं है एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड पे हो, यहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन है, AOR, एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसको मुझे रोटेट कराना है, बाकी ये पूरा जो है स्मूथ है, ये रोटेट कर सकता है। तो और ये टॉप व्यू है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ना समझना कि ये बॉडी ऐसे पिवटेड है, ऐसे यहां पे एक्सेस रोटेशन है तो इधर ऐसे गिर जाएगी, नहीं, ये वाला केस नहीं है। ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं ऐसे, और यहां पे ये ऐसे पिवटेड है तो ये ऐसे घूम सकती है। ठीक है, ये आपका ऐसे घूम सकती है। तो ये घूम सकती है, लेकिन घुमाया कैसे जाए, कैसे घुमाए इसे,
रोटेशन अगर कॉज करना है तो कैसे करें, ऑब्वियसली एक धक्का लगाना पड़ेगा। तो हमने ये पाया, सपोज एक जगह मैंने धक्का लगाया है इस पे फोर्स F1 से, फिर उसके बाद कुछ समय बाद मैंने जो है इसमें रोटेशन इसमें जो है मेजर करा किसी तरीके से, मैंने देखा कि हाँ भाई कितने टाइम में कितना रोटेट हुई। फिर मैंने एक दूसरा फोर्स लगाया F2 सेम जगह पे, बाकी कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ एक चीज चेंज की, फोर्स का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। F1 जितना था उसका डबल है F2। तो मैंने देखा टॉर्क का मैग्नीट्यूड, जो रोटेशन कॉज हुआ उसका भी मैग्नीट्यूड डबल हो गया। तो मैंने कहा यार कि अगर फोर्स डबल करने पे ये ज्यादा तेजी से रोटेट करने लग गया, तो मतलब कि ये जो टॉर्क है ये जरूर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होना चाहिए। फोर्स अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो टॉर्क बढ़ रहा है। तो पहली चीज, जो पहला ऑब्जर्वेशन हमने लिया, दैट इज दैट द टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स should obviously be directly proportional to force. The rotational effect of a force must be proportional to the force itself. जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रोटेशन होगा। अच्छा आगे देखो भाई, क्या सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करेगा? क्या और किसी चीज पर नहीं डिपेंड करेगा? कि कितना रोटेशन हो रहा है, कितनी तेजी से घूम रहा है, ये ठीक है, छोटा फोर्स लगाया कम धीमे धीमे घूमना स्टार्ट हुआ, ये बड़ा फोर्स लगाया तो तेजी से घूमना स्टार्ट हो गया, ये ठीक है, सेम टाइम के लिए लगाया था भाई। अच्छा दूसरी चीज हमने देखी कि यार सेम फोर्स अगर मैं लगाऊं लेकिन अलग अलग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाऊं, ये फिर से एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना वही सिंपल सी बॉडी, मैंने सेम फोर्स लगाया, वही बार बार F1 ही लगा रहा हूं मैं, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे लगा रहा हूं। यहां पे F1 लगाया, यहां पे F1 लगाया, यहां पे F1 लगाया। इस डिस्टेंस को सपोज मैंने बोल दिया R1, इस डिस्टेंस को बोल दिया R2, इस डिस्टेंस को बोल दिया R3, ठीक है, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। तो ये मैंने नोटिस किया कि यार जितने ज्यादा डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, सेम फोर्स लगा रहा हूं, फिर भी ये ज्यादा रोटेशन कॉज कर रहा है और ये कम रोटेशन कॉज कर रहा है। भाई अगर तुम दरवाजा कोई खोलते हो और वो जो दरवाजा खोल रहे हो वहां पे तुम जो फोर्स लगा रहे हो, दैट इज नॉट फ्रॉम द एज ऑफ द डोर, दैट इज फ्रॉम समवेयर नियर द हिंज। हिंज समझते हो ना, जहां से दरवाजे का जो कब्जा कहलाता है, जहां पे वो अटैच्ड होता है विद द वॉल, और यहां पे डोर नॉब होता है। तो आप क्या करते हो, डोर नॉब से खींचते हो। डोर नॉब हैज टू बी एज फार्दर अवे फ्रॉम द डोर एज फ्रॉम द हिंजेस एज पॉसिबल, दैट मेक्स इट इजियर। कम फोर्स में ही उतना टॉर्क आ जाता है। वहीं तुम यहां से धक्का कभी लगा करके देखो, एक बार यहां से धक्का लगाओ, एक बार यहां से धक्का लगाओ, ये करके देखते हैं अपन लोग, आइए। सो दिस ओवर हियर इज अ क्लोज्ड डोर आई हैव, और इसमें भी देखो यहाँ पे हिंजेस हैं, यहाँ पे जो है एकदम एज पे आपका हैंडल है। The handle although may have been more symmetric, more beautiful in the middle, but obviously is not placed in the middle. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बीच से तुम जो है फोर्स लगाते हो तो काफी फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें इसे मूव करने के लिए। यहाँ पे देखो मैं काफी धक्का लगाऊं और यहाँ पे मैंने जरा सा जो है इसे पुल कर रखा है, तो यहाँ पे काफी फोर्स लगाना पड़ रहा है और यहाँ पे जरा से फोर्स से मैं उसे प्रिवेंट कर दे रहा हूं। तो बेसिकली यहाँ पे काफी फोर्स लगाना पड़ता है फॉर द सेम मोशन, फॉर द सेम टॉर्क, यहाँ पे कम फोर्स लगाना पड़ता है। कैन यू फील दिस? यहाँ पे आपका कम फोर्स लग रहा है, मोशन हो गया। यहाँ पे आपका उतने ही कम फोर्स अगर मैं लगाऊं तो बहुत कम मोशन हो रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट टेल्स अस कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क। या फिर अगर सेम फोर्स में लगाऊं, जितना फोर्स यहां लगाया उतना ही फोर्स मैंने यहां लगाया, तो यहां पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ज्यादा टॉर्क आ रहा है, और सेम फोर्स जब मैं यहां पे लगा रहा हूं तो ये देखो और ये देखो, तो यहां पे ज्यादा टॉर्क, यहां पे कम टॉर्क। व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा। ये डिस्टेंस कम तो टॉर्क कम।
ठीक है। तो इवेंचुअली इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि यार जितने ज्यादा डिस्टेंस से हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, फिर भी रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा आ रहा है ज्यादा डिस्टेंस वाले का, कम आ रहा है कम डिस्टेंस वाले का। जितना डिस्टेंस कम होता जा रहा है उतना रोटेशनल इफेक्ट कम हो रहा है। तो यहां से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर जितना ज्यादा उतना ज्यादा टॉर्क, आर जितना कम उतना कम टॉर्क। तो अब क्या हो गया, और किसी चीज पर नहीं डिपेंड कर रहा है अगर, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये दोनों इफेक्ट हमें बता रहे हैं कि फोर्स अगर ज्यादा हो और आर अगर ज्यादा हो तो आपका टॉर्क काफी बड़ा होगा। A large amount of force applied at a point which is very far away from R will produce a large amount of torque. But is that perfect? Is that actually correct? Suppose ये किसी मेरे बच्चे ने सुना, स्टूडेंट ने सुना, और उसने क्या किया, उसने कहा मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, मैं पूरा अपना बॉडी वेट लगा लूंगा, ठीक है, और जितनी दूर हो सकेगा उससे उतनी दूर लगाऊंगा। ये दरवाजा उसने लिया, ठीक है, दरवाजा तो यहीं पे हिंज्ड होता है, यहां पे हिंज था दरवाजा ऐसे, और यहां पर डोर नॉब था। ये समझ लो दरवाजा कहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हैं, एक मंजिल ऊपर चले गए, और ये दरवाजा ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है दरवाजे का, ऐसे ऐसे घूम सकता है। उसने कहा कि यहां एक्सिस रोटेशन से जितनी ज्यादा दूर मैं फोर्स लगाऊंगा उतना अच्छा, तो यहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना अच्छा। तो उसने क्या किया, वो यहां से ऐसे लटक गया ऐसा। बात समझे, मतलब कि ये दरवाजे पे कोई अगर ऐसे लटक जाए और खींचने लग जाए उसे, तो क्या होगा, फोर्स किधर लग रहा है इसका, फोर्स तो इसका इधर लग रहा है, ऐसे खींचने लग गया भाई साहब। तो जब ऐसे खींचने लगा वो, तो फोर्स खूब लगा रहा है, लटक गया ऐसे, खूब फोर्स लगा रहा है काफी बड़े डिस्टेंस पे। लेकिन क्या दरवाजा घूमेगा, यहां पे अगर हिंज्ड है वो दरवाजा, क्या घूमेगा, रोटेशन होगा, रोटेशन तो नहीं होगा अगर तुम ध्यान से सोचो। और रोटेशन हो नहीं रहा है, तुम्हारा फोर्स अच्छा खासा है, डिस्टेंस अच्छा खासा है, फिर भी रोटेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज स्टडी करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा और इसको वेरी करते देखते हैं, यहां पे क्या चेंज हो गया, क्या ऐसा इतना बड़ा चेंज आ गया कि फोर्स भी अच्छा खासा, डिस्टेंस भी अच्छा खासा, फिर भी रोटेशन नहीं आ रहा। व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट, व्हाट इज द थर्ड फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसिंग आवर रोटेशन। तो वो हमने देखा, द थर्ड फैक्टर ओवर हियर is the orientation of force, orientation of force with respect to axis of rotation। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं, हमने और कुछ एक्सपेरिमेंट करे, फिर हमने बोला कि यार अच्छा फोर्स ऐसे लग रहा था, अभी ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ फोर्स का, तो उसकी वजह से चेंजेस आए। कीपिंग एफ एंड आर कॉन्स्टेंट, एफ और आर दोनों कॉन्स्टेंट रखे हमने, फिर से वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही बॉडी, एक कांस्टेंट डिस्टेंस आर, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स, सपोज 20 न्यूटन। हमने अब क्या किया, हमने अलग अलग डायरेक्शन में लगाया। हमने एक बार इस डायरेक्शन में लगाया, एक बार हमने क्या किया, एक बार इस डायरेक्शन में लगाया, एक बार हमने और किसी डायरेक्शन में लगा दिया और इसे टेढ़ा कर दिया। एक ये, एक ये, एक ये। सपोज यहां पे हिंज्ड है, तो खुद सोचो कि एक बॉडी है जो कि कहीं पे हिंज्ड है, एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, एक फोर्स में और लेटा के लगा रहा हूं। तो ये जो ऑरेंज वाला फोर्स है, इसका ज्यादातर कंपोनेंट तो इसको खींचने में लग जाएगा, और खींचने से रोटेशन नहीं होता, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर तुम खींचोगे तो कोई रोटेशन नहीं होगा। द रोटेशन इज ओनली कॉज्ड बाय कितना इसका इफेक्ट परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है।
तो ये आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। और ये चीज मेजर हो सकती है, ये चीज मेजर हो सकती है कि कितना ज्यादा वो इफेक्ट परपेंडिकुलर टू द बॉडी है बाय चेंजिंग दिस आर। रादर देन सेइंग कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, व्हाट यू कैन से इज कि आर से फर्क नहीं पड़ता भैया, ये अगर तुम इधर इस डायरेक्शन में इसे धक्का देते हो तो इट इज एज गुड एज कि ये बॉडी केवल इतनी बड़ी थी और तुमने इतने डिस्टेंस से धक्का दिया। जो फोर्स है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी ना, तभी ठीक से रोटेशन होगा। जितना भी फोर्स पैरेलल टू द बॉडी है, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग देम, तो ये उसके परपेंडिकुलर के ये वाला फोर्स नहीं है। तो आप क्या करो, आप ये मान लो कि ये अगर पूरी बॉडी ऐसे कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, उस पर लग रहा होता तो कहां पे लगता कि प्योर रोटेशन कॉज करता, तो वो यहां पे लगता कि प्योर रोटेशन हो रहा है। यहां से अगर प्योर रोटेशन हो रहा है इतनी दूरी से, क्यों प्योर रोटेशन हो रहा है? बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं कम है। इस चीज को दोबारा देखो, क्या कि ये आपने एक फोर्स लगाया ऐसे, और फिर आपने कहा कि ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो भूल जाओ ऐसी बॉडी है। आप ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन सा ऐसे पॉइंट है जो कि जिससे ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, दिस इज नोन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, इस पे डिपेंड कर जा रहा है। और वो अगर आप देखें तो ये ब्लू वाले फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैक्सिमम है। रेड वाले का अगर आप देखें तो रेड वाले का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा होगा, कम हो गया, तभी इसका टॉर्क कम आ रहा है। ऑरेंज वाले का अगर आप देखें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ और कम होगा, तो इसका टॉर्क और कम आ रहा है। दिस इज एज गुड एज दिस फोर्स बीइंग अप्लाइड एट दिस डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस। तो इवेंचुअली ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं एक बार फिर से ये तीनों पॉइंट रिवाइज कराता हूं। तो इवेंचुअली हमने ये डिस्कवर कर लिया, एक बार फिर से देखो, कि कोई बॉडी है अगर उसमें जो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है टॉर्क, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है उस पर कुछ हद तक डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये फोर्स किस पॉइंट पर, किस पॉइंट से परपेंडिकुलरली लग रहा है, उसका डिस्टेंस क्या है। सपोज ये फोर्स जो है छोटा सा फोर्स है, ऐसा फोर्स है, यहां इस पॉइंट पे तो परपेंडिकुलरली लग नहीं रहा है, कहां पे लग रहा है वो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक इसको एक्सटेंड कर देते हैं दोनों डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दोनों डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड कर दिया उसे। अब हमने देखा कि कहां पे ऐसा कोई पॉइंट है जो कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जोड़े तो परपेंडिकुलर हो इस फोर्स के, इस डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के, तो वो क्या होगा, वो सिंपली एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना आप समझते हैं, जैसे अगर ये पॉइंट है तो इसका परपेंडिकुलर इधर नहीं ड्रॉप होगा, ऐसा पॉइंट ऐसे आप ड्रॉप करेंगे सो दैट ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉप किया है इसके प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। हमने ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये तुम एंगल कम करोगे, ये एंगल सपोज और कम किया, कौन सा एंगल, द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये एंगल बहुत बड़ा है,
ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल उससे छोटा है, ये एंगल उससे छोटा है। तो एंगल कम करने के साथ साथ इतना हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि जितना एंगल हमारा कम होता जाएगा उतना अपना टॉर्क भी कम होता जाएगा। इसका टॉर्क सबसे ज्यादा होगा, लेट अस कॉल दिस F1, लेट अस कॉल दिस F2, लेट अस कॉल दिस F3। F1, F2, F3 में अंतर क्या है? केवल अंतर ये है मैग्नीट्यूड सेम है, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो ओनली डिफरेंसेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। आई होप दिस इज नाउ वेरी क्लियर कि इसका टॉर्क सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो इसका सबसे कम हो रहा है अगर, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इसका सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है? तो वो जो फैक्टर है वो है फिर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F3 का लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अब कहां से परपेंडिकुलर होगा वो? तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, लेट अस कॉल दैट D3। ये D3 देखो D2 से छोटा है, ये D2। और अगर इसका बनाए F1 का, तो F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कुछ ऐसा होगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे F1 पे तो ये आएगा, और ये डिस्टेंस मैं बोल दूंगा D1। D1 आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है, तो D1 सबसे बड़ा, उसका टॉर्क सबसे बड़ा। D2 उससे छोटा, उसका टॉर्क उससे छोटा। D3 उससे छोटा है, उसका टॉर्क उससे छोटा। तो क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग? हम लोग ने देखा कि टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क 2 इज ग्रेटर देन टॉर्क 3, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड of F and R in each case is same. So what is different? Actually D1 is greater than D2 is greater than D3. तो rather than saying कि डिपेंडेंस R पे है, हम लोग कहते हैं डिपेंडेंस D पर है। और D को क्या बोलते हैं? टॉर्क जो है F into D है, where F is the force and D is the perpendicular distance of line of action of force, from the axis of rotation, से perpendicular distance। तो ये चीज अब एस्टैब्लिश कर लो कि टॉर्क एक्चुअली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स, ये डिस्टेंस और फिर एंगल पे। ये जो डिस्टेंस है और जो एंगल है उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है पर ये R कम है तो भी D कम हो जाएगा। देख लो इसे भी, ये भी देख लो भाई। अगर एंगल तुमने 90 डिग्री रखा है, ये दोनों में एंगल 90 डिग्री है भाई, ये एक डिस्टेंस और ये एक डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पर यहां पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि R कम हो गया, और दूसरे केस में R कम नहीं हो रहा है पर एंगल चेंज हो रहा है। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि एंगल कम हो गया, और यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि एंगल बढ़ गया। तो ये दोनों फैक्टर्स को कवर कर रहा है। तो अब इस चीज को याद कर लो। कैसे याद करोगे? डायग्राम से याद करोगे। और पूरा जो है तुम्हारे पास ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्या कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस पर कुछ सपोज ऐसे फोर्स लग रहा है, जरूरी नहीं इधर ही लगे, इधर लगेगा तो इधर घूमेगा, ये ऐसे फोर्स लग रहा है, तो हम लोग पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाएंगे और फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और फिर टॉर्क का डेफिनेशन लेंगे। तो टॉर्क का डेफिनेशन, टॉर्क इज डिफाइंड एज, अभी तक हमने क्या देखा था? टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। दैट वाज द सब्जेक्टिव डेफिनेशन। अभी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन की कैसे मेजर होता है, क्या डिफाइंड होता है, वो है टॉर्क इज डिफाइंड एज the product of force
and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है ऑब्वियसली। तो अब यहां पे डायग्राम में थोड़ी लेबलिंग कर लेते हैं। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स को बोल देते हैं 1, और यहां पे डायग्राम में याद रखो 1 यहां है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोल देते हैं 2। यहां पे याद रखो 2 यहां है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस चीज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं 3। और डायग्राम में याद रखो ये 3 है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कहां से? अब भाई डिस्टेंस है तो कि एक जगह का डिस्टेंस थोड़ी होता है, एक जगह का दूसरी जगह से होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये हो गया 4। अब आंख बंद करके डायग्राम देख कर के अपने मन की आंखों से ये याद रखो कि इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। ठीक है, अभी आंख नहीं बंद करनी थी, अभी पहले देख लो। पहले फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आंख बंद करके सोचो, क्या डेफिनेशन तुम्हारा एकदम क्लियर है कि नहीं? कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of force from the axis of rotation। अगर इतना क्लियर है तो that is it in the first video। और कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, यूनिट, डायरेक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब अगले वीडियो में। ये अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ नहीं है तो जो है नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके रिस्पॉन्स में भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पसंद आए तो भी कमेंट्स में बताओ, ना पसंद आए तो भी कमेंट्स में बताओ। लिखना है, कमेंट लिखना है, ठीक है। बाकी फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और कुछ वीडियोस देखने के लिए यहाँ या यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर किया तो आप जीत सकते हैं कुछ भी नहीं। फ्री वीडियो में क्या जान लोगे बच्चे की। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।